हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 के हिस्ट्री से चैप्टर 1, जिसका शीर्षक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यह पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम नेपोलियन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नेपोलियन था कौन। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापति में गिना जाता था। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता बनाई, जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1969 को हुआ था और उसका पूरा नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति में सेनापति 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कांसल के रूप में शासक किया और उसके बाद 18 मई 1804 से लेकर 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन फ्रांस का सम्राट रहा, राजा रहा। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना रहा। वह यूरोप के कई देशों में, वह यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी शासन किया। वह इतिहास में सबसे महान विजेताओं में से एक था। उसके सामने कोई रुक नहीं पाया जब तक उसने 1812 में रूस पर आक्रमण नहीं किया, जहां सर्दी और वातावरण की वजह से उसकी सेना को बहुत नुकसान पहुंचा। 18 जून 1815 के वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर के दूर सेंट हेलेना में बंदी बनाकर रख दिया। 6 वर्षों के अंत में वहां उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने उसे संख्या यानी आर्सेनिक का विष देकर मार डाला। नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच में फ्रांस का राजा था। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहां फिर से राजतंत्र की स्थापना की। लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाता है। नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और प्रशासन व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाया। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया। हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान की गई और संपत्ति के अधिकार को और पुख्ता किया गया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए। उसने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, किसानों को दास्ता और जागीर को अदा होने वाली शुल्कों से मुक्त किया। उसने शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त किया। यातायात और संचार के साधनों में काफी सुधार किए गए। अब जानते हैं कि वहां की जनता की क्या प्रतिक्रिया रही। आम आदमी को यह समझ में आ गया कि एक समान कानून और मानक मापन पद्धति और एक साझा मुद्रा से व्यवसाय में कितना लाभ होगा। इसलिए किसानों, कारीगरों और मजदूरों ने इस नई आजादी का खुलकर स्वागत किया। लेकिन फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा जमाया था, वहां के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिलती है। शुरू में लोगों ने फ्रांस की सेना को आजादी के दूत के रूप में देखा, लेकिन जल्द ही यह भावना बदल गई। लोगों को समझ में आने लगा कि इस नई शासन व्यवस्था से राजनीतिक आजादी की उम्मीद नहीं की जा सकती। टैक्स में भारी बढ़ोतरी हुई, लोगों को जबरदस्ती फ्रांस की सेना में भर्ती कराया गया। इन सब के फलस्वरूप लोगों का शुरुआती जोश जल्दी ही विरोध में बदलने लगा। क्रांति के पहले क्या स्थिति थी उसके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे, जैसा हम जानते हैं और समझते हैं। आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों, प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। हर शासक अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप में कई शक्तिशाली राजा थे, जिनके अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहा करते थे। इन लोगों की कोई साझा पहचान नहीं होती थी। उनमें यदि कोई समानता थी तो वह थी किसी एक खास शासक के प्रति समर्पण। राष्ट्रों के उदय के कारण और प्रक्रिया को समझेंगे। इसमें एक वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है अभिजात वर्ग। यूरोपीय महाद्वीप में जमीन से संपन्न कुलीन वर्ग हमेशा से ही सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हुआ करता था। कुलीन वर्ग के लोगों का जीवन शैली एक जैसी होती थी, जिसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वे किस क्षेत्र में रहते हैं। शायद इसी जीवन शैली के कारण वे एक सूत्र में बंधे रहते थे। उनकी जागीरें ग्रामीण इलाके में होती थी
और उनके आलीशान बंगले शहरी इलाके में होता था। आपस में संबंध बनाए रखने के लिए उनके परिवारों के बीच शादियां भी होती थी। वे फ्रेंच बोलते थे ताकि अपनी एक खास पहचान बनाए रखें और कूटनीतिक संबंध जारी रखें। सत्ता से संपन्न यह अभिजात वर्ग संख्या बल में छोटा होता था। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा किसानों से बना हुआ था। पश्चिमी यूरोप में ज्यादातर जमीन पर काश्तकार और छोटे किसान खेती करते थे। पूर्वी और केंद्रीय यूरोप में बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी, जहां पे दासों के द्वारा काम लिया जाता था। मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में उद्योग धंधों की विकास हुआ। इससे शहरों का भी विकास हुआ और इन शहरों में नए व्यावसायिक वर्गों का उदय हुआ। इस नए वर्ग का जन्म बाजार के लिए उत्पादन की मंशा से हुआ था। इस परिघटना ने समाज में नए समूहों और वर्गों को जन्म दिया। इस नए सामाजिक वर्ग में एक वर्ग मजदूरों का था और दूसरा मध्यम वर्ग का। उस मध्यम वर्ग के मुख्य हिस्से थे उद्योगपति और व्यापारी और व्यवसायी। इसी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय एकता की भावना को एक रूप प्रदान किया। उदार राष्ट्रवाद की भावना कैसे बनी? 19वीं सदी के शुरू के दौर में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना और उदारवाद की भावना में गहरा तालमेल था। काफी अच्छे संबंध थे। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद के मूल में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकार की भावनाएं थी। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उदारवाद की भावना ने ही आम सहमति से शासन के सिद्धांतों को बल दिया। उदारवाद के कारण ही तानाशाही और वंशानुगत विशेषाधिकारों का अंत हुआ। इससे एक संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी। इससे प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। इसी काल में उदारवादियों ने संपत्ति की अक्षुण्णता की बात को भी पक्के तौर पर रखना शुरू कर दिया। मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार। फ्रांस के लोगों को मताधिकार के लिए यानी वोट देने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। हर नागरिक को यह अधिकार नहीं था वोट देने का। क्रांति के पहले के दौर में कुछ पुरुषों को यह अधिकार मिला था जिनके पास संपत्ति होती थी। जैकोबिन क्लबों के दौर में थोड़े समय के लिए हर वयस्क पुरुष को यह अधिकार दिया गया वोट देने का, लेकिन नेपोलियन कोड ने फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी। अब फिर से मताधिकार केवल सीमित लोगों के पास ही था। नेपोलियन के शासन काल में महिलाओं को नाबालिग जैसा दर्जा दिया गया, इसलिए महिलाएं अपने पिता या पति के नियंत्रण में होती थी। पूरी 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी के शुरू तक महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों को वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण। नेपोलियन कोड की एक और खास बात थी कि आर्थिक क्षेत्र की उदारीकरण मध्यम वर्ग, जिसका अभी अभी उदय हुआ था, आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में था। आर्थिक उदारीकरण की जरूरत को समझने के लिए ऐसे क्षेत्रों का उदाहरण लेते हैं जहां पे जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी या रहते थे। यह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। इस क्षेत्र में 39 प्रांत थे जो कई छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए थे। हर इकाई की एक अपनी अलग मुद्रा थी और अपनी मापन की एक अलग प्रणाली भी थी। यदि कोई व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था तो उसे 11 रुपये की चुंगी नाकाओं से गुजरना पड़ता था। हर नाके पर लगभग 5% चुंगी देनी होती थी। चुंगी का भुगतान भार और नाप के अनुसार होता था। अलग अलग स्थानों पर भार और मापन में अत्यधिक अंतर होने के कारण इसमें बड़ी उलझन होती थी। इस तरह से व्यवसाय के लिए बिल्कुल प्रतिकूल माहौल थे, जिनसे आर्थिक गतिविधियों में विघ्न उत्पन्न होते थे। नए व्यवसायिक वर्ग एकल आर्थिक क्षेत्र को बहाल किए जाने की मांग करता था। वे ऐसा इसलिए चाहते थे कि ताकि समान लोगों और पूंजी के आदान प्रदान में कोई बाधा न हो। 1834 में पर्सिया की पहल पर जोबरलिन के कस्टम यूनियन का गठन हुआ। बाद में अधिकांश जर्मन राज्य भी इस यूनियन में शामिल हो गए। चुंगी की सीमाएं समाप्त की गई और मुद्राओं के प्रकार को 30 से घटाकर 2 कर दिया गया। इसी बीच रेल नेटवर्क का भी विकास ने आवागमन को और सरल बना दिया। इससे एक तरह के आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आर्थिक राष्ट्रवाद ने उस समय जड़ ले रही राष्ट्रवाद की भावना को बल प्रदान। 1815 के बाद एक नए रूढ़िवाद का जन्म हुआ। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया।
नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवाद की ओर वापस लौटना चाहती थी। रूढ़िवादियों को लगता था कि समाज और देश की परंपरागत संस्थाओं का संरक्षण जरूरी है। वे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ढांचे, संपत्ति और परिवार के पुराने ढांचे को बचा कर रखना चाहते थे। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग इस बात को भी मानते थे कि प्रशासन के क्षेत्र में उन बदलावों को जारी रखना चाहिए जो नेपोलियन ने किए थे। उन्हें लगता था कि उस प्रकार के आधुनिकीकरण से परंपरागत संस्थाएं और मजबूत होगी। उन्हें लगता था कि एक आधुनिक सेना, एक कुशल प्रशासक, एक गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद और दासता की समाप्ति से यूरोप के राजतंत्र को और मजबूती मिलेगी। बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, साथ के साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले भाग में।